चैप्टर 1 प्रोफेसर और उनका परिवार। 24 मई 1863 को मेरे चाचा प्रोफेसर लिडेनब्रोक अपने छोटे से घर नंबर 19 कोनिग्सट्रासे में पहुंचे, जो हैम्बर्ग शहर के सबसे पुराने हिस्से की सबसे पुरानी सड़कों में से एक थी। माथा ने ये निष्कर्ष निकाला होगा कि वह बहुत पीछे रह गई है, क्योंकि भोजन अभी अभी ओवन में डाला गया था। अच्छा, अब मैंने अपने आप से कहा, यदि सबसे अधीर व्यक्ति भूखा हो तो वह कितना उत्पात मचाएगा। मिस्टर लिडेनब्रोक इतनी जल्दी? बेचारी माथा ने बड़े डर से चिल्लाते हुए भोजन कक्ष का दरवाज़ा आधा खोल दिया। हाँ माथा, लेकिन बहुत संभव है कि खाना आधा पका न हो, क्योंकि अभी 2 नहीं बजे हैं। सेंट माइकल की घड़ी ने अभी अभी 1:30 बजाया है। तो फिर मालिक इतनी जल्दी घर क्यों आ गए? शायद वह खुद हमें ये बात बताएगा। ये रहा वह महाशय एक्सल, जब तक आप उससे बहस करेंगे मैं भागकर छिप जाऊंगा। और माथा सुरक्षित रूप से अपने राज्य में वापस चली गई। मैं अकेला रह गया, लेकिन मेरे जैसे अनिश्चित स्वभाव वाले व्यक्ति के लिए प्रोफेसर जैसे चिड़चिड़े व्यक्ति से सफलतापूर्वक बहस करना कैसे संभव था? इस तरह के विश्वास के साथ मैं जल्दी से ऊपर की मंजिल पर अपने छोटे से आश्रय की ओर जा रहा था, तभी सड़क का दरवाज़ा अपने कब्जों पर चरमराने लगा, भारी पैरों से पूरी सीढ़ियां हिलने लगीं, और घर का मालिक भोजन कक्ष से तेजी से गुजरते हुए जल्दी से अपने पवित्र स्थान में चला गया। लेकिन अपनी तीव्र गति से यात्रा करते हुए उसने अपनी हेज़ेल स्टिक को एक कोने में फेंक दिया, अपनी खुरदरी चौड़ी धार को मेज पर रख दिया और अपने भतीजे को ये कुछ जोरदार शब्द कहे। एक्सल, मेरे पीछे आओ। मुझे हिलने का समय ही मिला था कि प्रोफेसर फिर से मेरे पीछे चिल्लाने लगे। क्या तुम अभी तक नहीं आए? और मैं अपने महान गुरु के अध्ययन कक्ष में भाग गया। ओटो लिडेनब्रोक में कोई शरारत नहीं थी, मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ, लेकिन जब तक वह बड़े होने पर बहुत अधिक नहीं बदल जाता, अंत में वह एक अत्यंत मौलिक चरित्र ही रहेगा। वह जोहाना में प्रोफेसर थे और खनिज विज्ञान पर कई व्याख्यान दे रहे थे, जिनमें से प्रत्येक के दौरान कम से कम 1 या 2 बार उनका गुस्सा फूट पड़ता था। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वह अपनी कक्षा के सुधार के बारे में बहुत चिंतित थे, या इस बात के बारे में कि वे किस हद तक ध्यान से उनकी बात सुनते हैं, या इस बात के बारे में कि अंततः उनके प्रयासों से क्या सफलता मिलेगी। इस तरह के छोटे छोटे विवरण उन्हें कभी ज़्यादा परेशान नहीं करते थे। उनका शिक्षण जर्मन दर्शन के अनुसार व्यक्तिपरक था, ये दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए लाभकारी था। वह एक विद्वान अहंकारी थे। वह विज्ञान का एक कुआं थे, और जब आप उससे कुछ निकालना चाहते थे तो चरखी असहज रूप से काम करती थी। एक शब्द में, वह एक विद्वान कंजूस थे। जर्मनी में इस प्रकार के प्रोफेसरों की संख्या काफ़ी अधिक है। दुर्भाग्य से मेरे चाचा को पर्याप्त रूप से तेजी से बोलने की क्षमता नहीं थी, निश्चित रूप से घर पर बोलते समय नहीं, लेकिन निश्चित रूप से अपने सार्वजनिक भाषण में। यह एक वक्ता में बहुत बड़ी कमी है। सच तो यह है कि जोहाना में अपने व्याख्यानों के दौरान प्रोफेसर अक्सर पूरी तरह से रुक जाते थे। वे अपने मनमाने शब्दों से लड़ते थे जो उनके संघर्षरत होठों से बाहर निकलने से इनकार करते थे, ऐसे शब्द जो विरोध करते थे और गालों को फैलाते थे, और अंत में एक गोल और सबसे अवैज्ञानिक शपथ के अनपेक्षित आकार में फूट पड़ते थे। फिर उनका गुस्सा धीरे धीरे कम हो जाता था। अब खनिज विज्ञान में कई आधे ग्रीक और आधे लैटिन शब्द हैं, जिन्हें स्पष्ट करना बहुत कठिन है, और जो कवि के लिए सबसे कठिन होगा। मैं इतने सम्मानित विज्ञान के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहना चाहता, यह मुझसे बहुत दूर है। सच है, रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल, रेटिनास्फाल्टिक रेजिन, गैलिनाइट्स, फेसाइट, मोलिब्डेनाइट्स, मैंगनीज के टिंगस्टेट्स और जिरकोनियम के टाइटेनाइट की शानदार उपस्थिति में क्यों सबसे आसान भाषा कभी कभी फिसल सकती है। इसलिए ऐसा हुआ कि मेरे चाचा की यह मामूली गलती समय के साथ अच्छी तरह समझ में आ गई, और इसका अनुचित लाभ उठाया गया। छात्रों ने खतरनाक जगहों पर उनका इंतजार किया, और जब वे लड़खड़ाने लगे तो जोर से हंसी उड़ाई गई, जो अच्छी बात नहीं है, जर्मन में भी नहीं। और अगर लिडेनब्रोक पाठ्यक्रमों का सम्मान करने के लिए हमेशा एक पूरा दर्शक वर्ग होता था, तो मुझे यह अनुमान लगाने में खेद होगा कि मेरे चाचा की कीमत पर कितने लोग मौज मस्ती करने आए थे।
फिर भी मेरे अच्छे चाचा बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, एक ऐसा तथ्य जिसे मैं बार बार पुष्ट करने के लिए उत्सुक हूँ। कभी कभी वे किसी नमूने को संभालने में अपने अत्यधिक उत्साह के कारण उसे अपूरणीय क्षति पहुंचा सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक सच्चे भूविज्ञानी की प्रतिभा को खनिज विज्ञानी की गहरी नज़र से जोड़ा। अपने हथौड़े, अपने स्टील पॉइंटर, अपनी चुंबकीय सुइयों, अपनी ब्लोपाइप और नाइट्रिक एसिड की बोतल से लैस वे विज्ञान के एक शक्तिशाली व्यक्ति थे। वे किसी भी खनिज को 600 में से उसके उचित स्थान पर संदर्भित करते थे, एक प्राथमिक पदार्थों को अब इसके विखंडन, इसकी उपस्थिति, इसकी कठोरता, इसकी गलनीयता, इसकी ध्वनि, इसकी गंध और इसके स्वाद के आधार पर गिना जाता है। लिडेनब्रोक का नाम कॉलेजों और विद्वान समाजों में सम्मानपूर्वक उल्लेख किया गया था। हम्फ्री डेवी, डू हम्बोल्ट, कैप्टन सर जॉन फ्रैंकलिन, जनरल सबाइन हैम्बर्ग से गुजरते समय उनसे मिलने जरूर जाते थे। बेकेरेल, एबेलमैन, ब्रूस्टर, डुमास, मिलने एडवर्ड्स, सेंट क्लेयर डेविल अक्सर रसायन विज्ञान की सबसे कठिन समस्याओं पर उनसे सलाह लेते थे, एक ऐसा विज्ञान जो कई खोजों के लिए उनका ऋणी था, क्योंकि 1853 में लीप्जिग में ओटो लिडेनब्रोक द्वारा एक शानदार फोलियो प्रकाशित हुआ था, जिसका शीर्षक था ए ट्रीटीज अपॉन ट्रांसेंडेंटल केमिस्ट्री, जिसमें प्लेट्स थीं। हालांकि ये काम अपने खर्चों को पूरा करने में विफल रहा। इन सभी सम्माननीय उपाधियों के साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि मेरे चाचा रूसी राजदूत एम. स्ट्रोवे द्वारा निर्मित खनिज विज्ञान संग्रहालय के संरक्षक थे। यह एक अत्यंत मूल्यवान संग्रह था, जिसकी प्रसिद्धि यूरोप में थी। ऐसे ही सज्जन थे वे, जिन्होंने मुझे इस तरह से संबोधित किया। कल्पना कीजिए कि वे लंबे, दुबले पतले, लोहे के शरीर वाले और गोरे रंग के व्यक्ति थे, जो 50 साल से 10 साल छोटे थे। उनकी बेचैन आंखें उनके बड़े आकार के चश्मे के पीछे लगातार घूम रही थीं। उनकी लंबी, पतली नाक चाकू की धार जैसी थी। लड़कों को ये कहते सुना गया है कि उनका अंग चुंबकित था और लोहे के बुरादे को अपनी ओर आकर्षित करता था। लेकिन ये केवल एक शरारती रिपोर्ट थी, इसमें सूंघने के अलावा कोई आकर्षण नहीं था, जिसे यह बड़ी मात्रा में अपनी ओर आकर्षित करता था। जब मैंने अपने चित्र को पूर्ण करने के लिए ये जोड़ा कि मेरे चाचा गणितीय रूप से 1.5 गज की चाल से चलते थे और चलते समय अपनी मुठियां कसकर बंद रखते थे, जो उनके चिड़चिड़े स्वभाव का एक निश्चित संकेत था, तो मुझे लगता है कि मैंने उन लोगों को निराश करने के लिए पर्याप्त कहा है, जो गलती से उनकी संगति की इच्छा रखते हों। वो कोनिग्सट्रासे में अपने छोटे से घर में रहते थे, जो आधी ईंट और आधी लकड़ी से बना था, जिसमें एक त्रिकोणीय छत थी, जो सीढ़ियों में कटी हुई थी। यह उन घुमावदार नहरों में से एक पर दिखता था जो हैम्बर्ग के प्राचीन क्वार्टर के मध्य में एक दूसरे को काटती थीं, और जिसे 1842 की भीषण आग ने सौभाग्य से बचा लिया था। ये सच है कि पुराना घर सीधा खड़ा था और सड़क की ओर थोड़ा बाहर निकला हुआ था। इसकी छत एक तरफ थोड़ी झुकी हुई थी, जैसे टुगेंडबंड के छात्र के बाएं कान पर टोपी होती है। इसकी रेखाओं में सटीकता की कमी थी, लेकिन आखिरकार यह एक पुराने अंग के कारण मजबूत खड़ा था, जिसने इसे सामने से सहारा दिया था और जो अक्सर वसंत में अपनी युवा फुहारों को खिड़की के शीशों के माध्यम से भेजता था। मेरे चाचा एक जर्मन प्रोफेसर के लिए काफी संपन्न थे। घर उनका अपना था और उसमें सब कुछ था। रहने वाले सामान में उनकी धर्मपुत्री ग्रुबेन, 17 वर्षीय युवा विर्लेंडाइस, माथा और मैं थे। उनके भतीजे और अनाथ होने के कारण मैं उनका प्रयोगशाला सहायक बन गया। मैं खुले दिल से स्वीकार करता हूँ कि मुझे भूविज्ञान और उससे संबंधित सभी विज्ञानों में बहुत रुचि थी। एक खनिज विज्ञानी का खून मेरी रगों में था और अपने नमूनों के बीच में हमेशा खुश रहता था। संक्षेप में कहें तो कोनिग्सट्रासे के छोटे से पुराने घर में कोई भी व्यक्ति काफी खुश रह सकता है, भले ही उसका मालिक बेचैन क्यों न हो, क्योंकि हालांकि वह थोड़ा ज्यादा उत्तेजित था, लेकिन वह मुझसे बहुत प्यार करता था। लेकिन उस आदमी को इंतजार करने का कोई अंदाजा नहीं था। प्रकृति खुद उसके लिए बहुत धीमी थी। अप्रैल में जब वो अपनी खिड़की के बाहर टेराकोटा के गमलों में मिग्नोनेट और कॉन्वोल्वुलस के पौधे रोपता था, तो वह जाकर उनके पत्तों को थोड़ा खींचता था ताकि वे तेजी से बढ़ें। ऐसे अजीब व्यक्ति से निपटने में तुरंत आज्ञाकारिता के अलावा और कुछ नहीं था, इसलिए मैं उसके पीछे भागा।